हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 6 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे ही पार्ट्स इस सीरीज के अंदर जो भी अपलोड होते हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। 6 पार्ट मिला करके हम लोग 150 MCQs कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 151 से आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, व्हिटेकर यानी कि RH व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। RH व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें था मोनेरा, जिसमें था प्रोटिस्टा, जिसमें था फंजाई यानी कि कवक, जिसमें था प्लांटी, जिसमें था एनिमिलिया। प्रोटोजोआ नहीं था। तो डी हमारा राइट आंसर। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका जो स्मेल होता है वो अम्लीय माध्यम में कुछ और होता है, क्षारीय माध्यम में कुछ और होता है। तो यहाँ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो माध्यम है वो अम्लीय है या क्षारीय है उसके स्मेल को डिटेक्ट करके। ऐसे पदार्थों को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, घ्राण सूचक बोलते हैं। इसमें आप 2 एग्जाम्पल याद रख सकते हो, वैनिला और प्याज। ये दोनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक सूचक यानी जो वैज्ञानिक बनाते हैं, और प्राकृतिक सूचक जो नेचर से मिलता है, जैसे कि लिटमस। लिटमस ये नेचुरल इंडिकेटर हो गया, लिटमस हो गया। उसके बाद हल्दी हो गया, टर्मरिक। सिंथेटिक सूचक यानी वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है, संश्लेषित किया हुआ है। इसमें आप मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलफ्थलीन ये 2 ध्यान में रख सकते हो। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। ये मैंने आपसे शायद पार्ट 1 में ही ऑलरेडी अच्छे से डिस्कशन किया हुआ था कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डी हमारा राइट आंसर। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। मैंने आपसे कहा था, याद करो, कि एक तत्व वो जिस आवर्त में होता है उसके परमाणु में कोषों की संख्या उतनी ही होती है। यानी अगर आवर्त की हम बात करें तो एक आवर्त में जितने भी तत्व हैं उनमें कोषों की संख्या बराबर होती है। समूह के केस में क्या होता है, एक ही समूह के अंदर जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणुओं में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम कक्षा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जैसे मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं तो इसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सारे होते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 यानी कि समूह 1 के तत्व हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे जो साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो परमाणु आकार बराबर नहीं होगा, परमाणु तो बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ये बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होगा। लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। परमाणु द्रव्यमान संख्या ये भी अलग अलग होगा क्योंकि सबका भार अलग अलग है। तो बराबर क्या होगा, बराबर ये होगा कि इस सब के बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये एक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो बाह्यतम कोष में होते हैं। बी हमारा राइट आंसर। एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो इस ग्रह पर जो 1/3 वाला त्रिज्या और द्रव्यमान वाला है, इस ग्रह पर g का मान क्या होगा। एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/3 है, और जो त्रिज्या है वो पृथ्वी के त्रिज्या के 1/3 है। RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, ME यानी कि मास ऑफ अर्थ। अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के सतह पर g का मान होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R²। ये सिर्फ पृथ्वी के सतह पर नहीं, किसी भी प्लेनेट पर आप लगा सकते हो। किसी भी ग्रह के सतह पर अगर आप जानना चाहते हो कि गुरुत्व त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है उस ग्रह के कारण, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपने रटा हुआ है वैल्यू पृथ्वी की सतह पर g का, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया। जब आप इस फॉर्मूले में सारा मान डालोगे
इस जी के जगह पर डालोगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना मान डालोगे। जब आप यहाँ पर m के जगह पर ME डालोगे यानी मास ऑफ अर्थ डालोगे इतना केजी। जब आप इस r के जगह पर RE डालोगे 6400 और गुने में 1000 मीटर। जब आप इन सारे ही वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तब आपका आंसर ये आएगा, यानी तब जो वैल्यू है ये निकल कर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको रट करके रखते हैं। अब बार बार तो हम इसको सॉल्व करेंगे नहीं इतना, इसीलिए हम लोग ये वैल्यू को याद करके रखते हैं। तो यहाँ पर हमें अर्थ के लिए चाहिए था, तो हमने क्या किया, अर्थ के मास को, अर्थ के रेडियस को यहाँ पर पुट कर दिया। लेकिन हमें एक ऐसे ग्रह का चाहिए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पर मान लेते हैं वो कोई ग्रह है, एक्स ग्रह है कोई, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल जी का मान पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर कैपिटल जी ही आएगा। एम के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर ME/3 पुट करेंगे, ME/3 पुट करेंगे। और आर स्क्वायर की जगह पर RE और बाई में 3 का स्क्वायर, ये हम पुट करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये GME ये 9 बन करके ऊपर आएगा और नीचे ये 3 इंटू में RE का स्क्वायर, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू GM ये ME है बटे में RE स्क्वायर। और ये जो पूरा मान है, क्या हम इसके जगह पर GE डाल सकते हैं, क्योंकि GME बटे में RE स्क्वायर ये क्या निकला, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम लोग GE से डिनोट कर सकते हैं। तो 3 इंटू GE यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो 3G हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर GE माना था, यहाँ पर सवाल में G दे रखा है, इसलिए 3G हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो किसी भी ग्रह के सतह पर आप गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये भी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, विरल माध्यम में जाने का मतलब है कि कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है। तो कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरण जाएगी उसमें स्पीड बढ़ जाएगी, तो एक तो गति बढ़ जाएगी, दूसरा वो अविलंब से दूर भागेगी, तो अविलंब से दूर झुक जाएगी। तो ए हमारा राइट आंसर। डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल में एथेनॉल को मिला दिया जाता है, पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाता है ताकि पोल्यूशन कम हो, क्योंकि जो एथेनॉल है इसे फ्यूल क्लीनर भी कहा जाता है, यानी कि जो ईंधन है उसको स्वच्छ बनाया जाता है एथेनॉल को मिक्स करके पेट्रोल के साथ। तो एथेनॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल बोले तो CH3CH2OH, 2 कार्बन वाला अल्कोहल। बेंजीन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला है। इसका संरचना सूत्र ये होता है, आपने ये देखा भी होगा किताबों में कहीं पर, ये इसकी संरचना है। इसमें 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी ध्यान में रखना। 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटेन जो LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, उसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, तो यह दर्शाता है जितना ज़्यादा pH होगा उतना ही खराब एसिड होगा, यानी वो उतना ही अच्छा क्षार हो सकता है। जब pH मान 7 हो, जब pH मान 7 है यानी कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए कि H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है और OH- आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है। लेकिन वहीं जब pH मान 7 से भी ज़्यादा हो जाए, 7 से भी ज़्यादा हो जाए मतलब उनका क्षारीय प्रकृति बढ़ रहा है, मतलब OH- का जो कंसंट्रेशन होगा एक्वस सोल्यूशन में वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर OH आयन की सांद्रता में वृद्धि, बी हमारा राइट आंसर। अगर pH मान 7 से घट जाए तो H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित, ठीक है, बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। तो इमेज के बारे में बताना है, यहाँ पर कुछ लाइन छूटा हुआ है, इमेज के बारे में बताना है कि वो कहाँ पर बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो इमेज बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या फिर बोल दो वक्रता केंद्र से परे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो जो इमेज बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक ही सिचुएशन है जब अवतल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है,
वो है तब जब वस्तु होता है फोकस और पोल के बीच। अदरवाइज कोई सा भी केस उठा लो, आपको मिलेगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। बड़ा छोटा के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, बड़ा छोटा के बारे में हम कमेंट ये नहीं कर सकते हैं। वास्तविक है या सीधा है इसके बारे में हम पूरे कन्फर्मेशन के साथ कमेंट कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एरो देखो, ये ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा प्रतिबिंब है यानी कि वास्तविक है। जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन गया, तो ये वास्तविक है। साथ में देखो यहाँ पर एरो साइज में छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा है। सी हमारा राइट आंसर। कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जो प्लाज्मा अवस्था है उसमें जो पदार्थ होते हैं उसके कणों की एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है। प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। सूर्य में जो चमक होती है, तारों में जो चमक होती है वो प्लाज्मा के कारण ही होती है, क्योंकि सूर्य और तारों में ये हाई टेम्परेचर मिल जाता है, जिसके कारण वहाँ पर प्लाज्मा स्टेट बनता है। और प्लाज्मा स्टेट बनने के कारण ही सूर्य और तारे चमकते हैं। प्लाज्मा के बाद गैस है, जिसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम शेल है? अगर हम बात करें पूरे आवर्त सारणी में, तो सबसे कम शेल किसके पास होगा? जो आवर्त संख्या 1 के तत्व होंगे। जो तत्व जिस आवर्त में होगा उसमें कोशों की संख्या उतनी ही होती है। तो आवर्त संख्या 1 के जो तत्व हैं, आवर्त संख्या 1 के तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें कोशों की संख्या, कक्षाओं की संख्या, शेल की संख्या एक ही है। तो अगर हम पूरे आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो सबसे कम शेल है आवर्त 1 में। अब यहाँ पर आवर्त 1 आंसर में नहीं दे रखा है, इसीलिए ये सारे ही कैंडिडेट्स के लिए इस सवाल को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अगर हम इनमें से ही किसी एक को चूज करें, किसी एक विकल्प हो, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। जो तीसरा आवर्त होगा उसमें शेलों की संख्या 3 है, बाकी 5वें आवर्त में 5, छठे आवर्त में 6, चौथे आवर्त में 4। तो यहाँ पर आई थिंक सवाल पूछा गया था कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे कम शेल जो है वो किस आवर्त के तत्व में है, इसीलिए इस सवाल को इग्नोर किया गया है। अगर पूछने का जो नज़रिया ये होता कि इनमें से बताना है कि कौन है, तब हमारा आंसर यहाँ पर बी सही हो जाता। गंडमाला यानी कि ग्वाटर डैश की कमी के कारण होती है। ग्वाटर को ही हम लोग घेंगा बोल देते हैं, घेंगा रोग। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ये ग्लैंड बनाती है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और इस ग्लैंड को सही से काम करने के लिए चाहिए आयोडीन। थायराइड ग्लैंड ही है हमारे शरीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा आयोडीन को स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसको ज़रूरत है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो यही थायराइड ग्लैंड जो है इसका आकार साइज में बड़ा हो जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन भी ये सही तरीके से नहीं बना पाता है। तो आयोडीन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आयरन की कमी से अनीमिया होता है, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी इसमें। 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, यानी 3 प्रतिरोध है, सारे के सारे 6 ओम के हैं, सारे के सारे 6 ओम के हैं और इन सब को पैरेलल में लगाया गया है। बताना है समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो 6 का 3 है तो 6/3 हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 5 होता, 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम का 4 होता तो 5 में हम 4 कर देते हैं। कहना ये चाह रहा हूँ, मान लो R प्रतिरोध है और ये संख्या में टोटल n है। इन सब को समानांतर में जोड़ा गया है। आपसे समतुल्य प्रतिरोध पूछे तो आप R/n कर दोगे। मान लो अगर ये सीरीज में होता, श्रेणी क्रम में होता, तो हम सिंपली R इंटू में n कर देते हैं। यहाँ पर R की जगह पर 6 है और संख्या में 3 ही है, यानी n की जगह पर 3 है तो 6/3 यानी कि 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर यानी कि शक्ति डैश होगी। तो शक्ति बराबर क्या होता है? V इंटू में I होता है। V का मान 6 है, I का मान 0.5 है, सारे के सारे SI मात्रक में है, तो SI मात्रक में हमारा आंसर 3 वाट आ जाएगा। ये कैपिटल W होगा 3 वाट। आसमान
आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर बुलाती है, पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, अपनी केंद्र की ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके। तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। ये बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर बोल दो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल। दंतशय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश होता है। दंतशय शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वही है जो परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। इसके अलावा जिन्होंने भी ट्राई किया तत्वों को वर्गीकृत करने का, उन सब ने आधार माना था परमाणु द्रव्यमान को या फिर परमाणु भार को, चाहे वो मेंडलीव हो, डोबेराइनर हो और या फिर न्यूलैंड हो। ये हमारा राइट आंसर। कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से यानी कि जहां पर प्रकाश संश्लेषण हुआ, जहां पर भोजन बना, फूड बना प्लांट का, वहां से उस फूड को पूरे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाएगा, वो उत्तक है फ्लोएम। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना ये फ्लोएम का काम है, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम। और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, प्लांट्स जो है ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर को एब्जॉर्ब करके उस स्थान तक लेकर के जाना जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, ये काम है जाइलम का। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी? तो कार के पास गति है तो डेफिनेटली गतिज ऊर्जा तो होनी ही है, तो डी हमारा राइट आंसर। सोल्डर डैश का मिश्र धातु है, सोल्डर डैश का मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक आपने पिछले पार्ट में देखा था पीतल है। कॉपर और टीन ये याद रखना, ये है कांसा, ब्रॉन्ज। लेड और टीन ये हो जाएगा सोल्डर, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कॉपर जिंक के साथ अगर आप निकल मिला दो तो ये आपका जर्मन सिल्वर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है बर्तन बनाने में। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, तो एक पौधे के बीज में जो नन्ना मुन्ना प्यारा सा पौधा होता है वो क्या होता है? एम्ब्रियो ही तो होता है, तो डी हमारा राइट आंसर। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो ये सवाल रिपीट हो चुका है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, जब भी बोले स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, फिर उसके बाद 2 सेकंड में इसकी गति हो जाती है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो बताना है त्वरण क्या होगा। त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग कितना था, प्रारंभिक वेग कितना था, उसको घटा दो और टाइम से भाग लगा दो। तो अंतिम वेग यहाँ पर 5 है, प्रारंभिक 0 है, समय यहाँ पर 2 है, आंसर यहाँ पर 2.5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे त्वरण हो चाहे वेग हो, दोनों के दोनों सदिश राशि हैं। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? मान लो ये कोई वस्तु है, इसे एक h हाइट पर उठा करके कोई इंसान है जो पकड़ के रखे हुए हैं, तो जब ये जमीन से किसी एक फिक्स हाइट पर है और ये वस्तु गति में नहीं है, तब इसके पास जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो मैक्सिमम होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ये 0 होती है। कारण क्या है? क्योंकि v 0 है, ये गति में नहीं है। जब इस वस्तु को छोड़ा जाएगा, तो हाइट में कमी आएगी। आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, mg तो बदलने वाला नहीं है, हाइट में कमी आएगी। हाइट में कमी आने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कमी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। अब छोड़ने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड तो जरूर होगा। अब कुछ ना कुछ स्पीड होने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी। अब देखो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ घट गई, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर घट गई, तो ये घट करके कहाँ गई? क्या ये नष्ट हो गई? ऊर्जा का ना तो विनाश होता है और ना ही उत्पत्ति की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल जाती है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आई थिंक आपको भी ये पता होगा। तो यहाँ भी जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई पहले की तुलना में, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चली गई? वो चली गई काइनेटिक एनर्जी में, वो अब बदल गई काइनेटिक एनर्जी में। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मान लो 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जूल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में ये वृद्धि हो चुकी है।
यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका नियत रहने वाला है, ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है, नियत रहने वाला है हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर ये नियत रहने वाला है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे जैसे वस्तु जमीन से नीचे, जमीन की तरफ आती है, पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि होगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली है। तो जैसे जैसे वस्तु जमीन के करीब आएगा पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, और इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का मान काफ़ी कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का मान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस यहाँ पर हमारा आंसर गतिज ऊर्जा हो जाएगा कि एक बिंदु पर, रास्ते में किसी एक बिंदु पर ये बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा ये बढ़ जाएगी स्थितिज ऊर्जा की तुलना में। जब जमीन पर टकराएगा ये वस्तु उस समय h 0 हो जाएगा, हाइट 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये 0 हो जाएगा, और ज़मीन पर टकराने के टाइम में जो v होता है ना वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन हर एक पॉइंट पर जो यांत्रिक ऊर्जा है ये नियत रहने वाला है, अचर रहने वाला है। बी हमारा राइट आंसर। तो यांत्रिक ऊर्जा का कुछ होगा नहीं होगा। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। अब देखो यहाँ परमाणु बोलना तो ठीक नहीं होगा, आप यहाँ पर नाभिकीय बोलो, नाभिकीय। आपने एटॉमिक फ्यूजन सुना है क्या? आपने एटॉमिक फ्यूजन नहीं सुना होगा, आपने न्यूक्लियर फ्यूजन सुना होगा। नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और नाभिकीय विखंडन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। परमाणु के लेवल पर कोई घटनाएं होती है और नाभिकीय लेवल पर कोई घटनाएं होती है, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। वो एक अलग दुनिया है परमाणु का, और नाभिक का अपना एक अलग दुनिया है। इसीलिए हम नाभिकीय संलयन बोलेंगे, परमाणु संलयन तो बोलना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये जो नाभिकीय संलयन है ये अपने आप होती है कहाँ पर? सन से जो एनर्जी आ रही है, सन से जो हमें ऊष्मा मिल रही है, सन से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, ये कहाँ से मिल रही है? क्योंकि सन में नाभिकीय संलयन होता है। ए हमारा राइट आंसर। जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं वो मिल करके हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में ठीक उल्टा हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन में ये ठीक उल्टा हो जाएगा। एक भारी सा न्यूक्लियस ये टूट करके दो हल्के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस में भी ऊर्जा निकलती है। यानी मान लो अगर ये हमारा E2 है, ये हमारा E1 है, तो ऊर्जा किस में अधिक निकलती है? ऊर्जा अधिक निकलती है नाभिकीय संलयन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियर फ्यूजन में ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक होता है न्यूक्लियर फिजन की तुलना में। तो ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए, नाभिकीय संलयन करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। सन पे ये टेम्परेचर अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है, और जो आपका एटम बॉम्ब होता है ये न्यूक्लियर फिजन पे आधारित है। तो ये हमारा पार्ट 7 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 8 में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।